पिछले क्लास में SN1 SN2 रिएक्शन डिस्कस किया था। आज हम लोग फिर से वहाँ SN1 SN2 से चलेंगे क्योंकि अभी कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई थी। SN1 1 मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक और S मीन्स सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 की बात करें, 2 मीन्स बायोमॉलिक्यूलर, जिस मॉलिक्यूल जिसका रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आता है। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप लोगों को याद होगा, मैंने अभी जो बोर्ड पे लिखा है पिछले क्लास में मैंने लिखा था। एक बार हम लोग आज थोड़ा इसको रिवाइज करेंगे, इसके बाद रिएक्शन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने लिखा SN1 में सॉल्वेंट, SN2 में सॉल्वेंट, SN1 में आप देखो SN1 रिएक्शन का जो सॉल्वेंट है मैंने डिस्कस किया था कि पोलर प्रोटिक होना चाहिए। SN2 का सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक होना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम होता है सॉल्वोलिसिस। ये ध्यान रखना, लिसिस बॉन्ड का क्लीवेज, बॉन्ड को तोड़ देना, सॉल्वोलिसिस कराता है। और एग्जांपल वाटर, वाटर है तो हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस नाम देंगे। इथाइल अल्कोहल है एथेनोलिसिस। एसिड है एसिडोलिसिस, एसिटिक एसिड है एसिडोलिसिस, फॉर्मिक एसिड है फॉर्मोलिसिस। ये सारे एग्जांपल्स जो दिए रहे हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, ये हमेशा लिसिस का काम करता है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो अल्किल हैलाइड है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड। मैं डे 1 से इस बात को कहते आ रहा हूँ, कार्बन हैलोजन बॉन्ड दैट इज पोलर मॉलिक्यूल, दैट इज पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड में लिसिस सॉल्वोलिसिस आप कराइए। SN1 रिएक्शन देखिए वहां, तो ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वहां सॉल्वोलिसिस कराता है। याद होगा आपको कि मैंने पिछले क्लास में बताया था SN1 रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप। 2 स्टेप की मैंने बात की थी, वेयर एज SN2 1 स्टेप। 2 स्टेप में क्या होता है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड का पहले स्टेप में क्लीवेज होता है, सॉल्वोलिसिस होगा, और वो सॉल्वोलिसिस कोवेलेंट बॉन्ड है, उसका लिसिस स्लो होता है, तो इसलिए हम लोग उस स्टेप को RDS भी कहते हैं। ये बात भी ध्यान देना, पहले स्टेप में सॉल्वोलिसिस जो होगा वहां दैट इज स्लो एंड RDS। सेकंड स्टेप जो होता है फास्ट होता है। अब ये है कि जब भी किसी बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो वहां इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। हम लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखते हैं, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरमीडिएट क्या है, ड्यूरिंग रिएक्शन बॉन्ड का जो क्लीवेज हो रहा है, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ये सब इंटरमीडिएट कहलाते हैं। बेंजाइन, नाइट्रीन और भी है, बट जितना आप अभी जरूरत है उसको आप देखो। यहाँ पहले स्टेप में लिसिस होगा तो कार्बोकेटायन बनता है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, यहाँ हमको इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन मिलता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप में कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल बहुत फास्ट तेजी से अटैक करेगा, इसलिए फास्ट होता है। तो और अब यहाँ देखो, यहाँ 1 स्टेप में होता है। दोनों की मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि SN1 रिएक्शन में जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होगा, ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, कार्बन हैलोजन R1 R2 R3 ये है। तो जब भी इसका सॉल्वोलिसिस होगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। और मैंने आप लोगों को याद होगा, मैंने ये बात बताया थी कार्बोकेटायन इज प्लेनर। प्लेनर ज्योमेट्री होने की वजह से इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक कर सकता है, बैक से अटैक करेगा, टॉप से कर सकता है, बॉटम से कर सकता है। एक बात हमेशा ध्यान देना, प्लेनर ज्योमेट्री में कभी भी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर आप देख लो, SN2 रिएक्शन की बात करें तो इसमें सॉल्वोलिसिस तो होता नहीं है। तो हम लोग इस बात को ध्यान देंगे कि जब भी अल्किल हैलाइड चैप्टर पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे, जहां सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक है, सॉल्वोलिसिस नहीं हो रहा है, उस जगह पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आकर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल HBr मैंने ये लिख दिया, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। दोनों में डिफरेंस आप देखो, यहाँ न्यूक्लियोफाइल टॉप या बॉटम से अटैक करने जा रहा है, टॉप से भी अटैक कर सकता है, बॉटम से भी कर सकता है, फ्रंट से भी कर सकता है, बैक से भी कर सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये 2 स्ट्रक्चर मैंने पिछले बता दिया था, आज थोड़ा डिस्कस कर ले रहा हूँ। अगर ये तो जो कार्बोकेटायन है जो हमने अल्किल हैलाइड लिया है, ये 4 हैलोजन R1 R2 R3 जुड़ा हुआ है। किसी भी एटम से 4 डिफरेंट और ग्रुप और एटम अटैच्ड हो, उसको हम लोग कायरल नाम देते हैं। तो ये मतलब कायरल का मतलब होता है सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सिमेट्री अब्सेंट होनी चाहिए। कायरल मॉलिक्यूल, देयर इज नो सिमेट्री। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है।
कायरल है, इसका कार्बोकैटायन बना, तो इसमें प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इधर जब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करेगा तो एक नया प्रोडक्ट दिखेगा राइट हैंड साइड, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा लेफ्ट हैंड साइड। मतलब न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट इस प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लेफ्ट और दूसरे वाले में दूसरे के रेस्पेक्ट में राइट जुड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पे मोर देन वन प्रोडक्ट बन रहा है, और ऐसे प्रोडक्ट को हमने कहा कि रेसमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन, रेसमिक मिक्सचर की पॉसिबिलिटी है। रेसमिक मिक्सचर जैसे जब भी कभी भी किसी स्ट्रक्चर, हम लोग आइसोमरिज्म में पढ़ते हैं कि राइट हैंड किसी भी कंपाउंड का मिरर इमेज जो बने और दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो और एक दूसरे को नहीं ढक पाता हो, उसको हम लोग एनोंसियोमरिज्म नाम देते हैं। उसमें अपोजिट रोटेशन आपको दिखाई देगा, एक राइट हैंड साइड दिखेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा, उसको हम लोग डी और एल मिक्सचर कहते हैं। याद करो मैंने कहा था डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज, लियो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। मतलब SN1 में आपको मोर देन वन प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। हम लोग रिएक्शन करेंगे तो दिखाएंगे आप रेसमिक मिक्सचर, रेसमाइजेशन। आप जरा SN2 की बात करो तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, और बैक साइड से अटैक करेगा तो इस जगह पे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से आकर तो जुड़ रहा है, जरा ध्यान दीजिए, पहले ही न्यूक्लियोफाइल आ गया, रिएक्शन में पहले ही पार्टिसिपेट कर रहा है, और अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 से 5 हो गया, इसलिए हमने कहा था कि इसको ट्रांजिशन स्टेट नाम देते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, बार बार बोल रहा हूँ, आप रिवीजन करना होगा। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के बाद कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर, धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और एक नया प्रोडक्ट हमको मिलेगा। और ऐसा प्रोडक्ट मिलने जा रहा है, जरा आप ध्यान दोगे कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से जुड़ रहा है, और हम लोग इसको इनवर्जन नाम देते हैं, इनवर्जन। तो इनवर्जन की पॉसिबिलिटी कहाँ है? SN2 में है। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी कहाँ है? SN1 में है। देखो ओवरऑल इस चैप्टर में हमको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करने वाला कौन है? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम देते हैं। अब पॉसिबिलिटी दो तरह का है, थ्रू SN1 एंड SN2। SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए हम लोग अल्किल हैलाइड, जो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? टर्सरी। तो सबसे ज्यादा SN1 में रिएक्टिविटी अगर किसी कंपाउंड का है तो टर्सरी अल्किल हैलाइड है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और सबसे कम मिथाइल हैलाइड। बात करें SN2 का, तो SN2 में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखोगे तो अनरिएक्टिव हो जाता है टर्सरी। क्यों? क्योंकि अगर टर्सरी अगर आप यहाँ रखोगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा, तो टर्सरी भीड़ ज्यादा हो रही है, बल्कि ग्रुप ज्यादा है, तो वहां स्टेरिक हिंड्रेंस दिखता है, इनर्ट होने लगता है, रिएक्टिविटी कम हो जाता है। एक बात ध्यान देना, टर्सरी अल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेरिक फैक्टर ज्यादा होगा, रिएक्शन क्या होगा? कम। इसलिए टर्सरी अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी हमेशा कम होता है। तो सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं मिथाइल हैलाइड, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्किल हैलाइड अनरिएक्टिव। ये है टर्सरी अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। टर्सरी अल्किल हैलाइड अनरिएक्टिव इन SN2, व्हेयरएज टर्सरी अल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव इन SN1। ये हमेशा ध्यान देना है। क्यों अनरिएक्टिव है? तो आप इसको नोट कर लोगे, ये अनरिएक्टिव होने का रीजन है ड्यू टू इनर्ट, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, इनर्ट स्टेरिक रीजन, स्टेरिक फैक्टर की वजह से इसकी रिएक्टिविटी हमेशा क्या है? कम है। अब जरा आप देखो, हमने ऊपर SN1 वहां SN2 क्यों लिखा है? इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का रोल हैलोजन में जो लिविंग ग्रुप है हैलाइड आयन, इसको रिप्लेस करने में है ही नहीं। X तो चला गया थ्रू सॉल्वोलिसिस, प्रोटीन सॉल्वेंट की वजह से बॉन्ड डॉट क्लीवेज हो गया। X जब यहां से चलने जाने के बाद तब न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल इज अनअफेक्टेड। जरा SN2 में देखिए X रिप्लेस ही नहीं हो रहा, X जा नहीं रहा है, तो X को रिप्लेस करने के लिए पहले कौन आया? न्यूक्लियोफाइल। दोनों में डिफरेंस देखिए, पहले वाले रिएक्शन में X जो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में है ड्यू टू सॉल्वोलिसिस वो चला गया। दूसरे वाले रिएक्शन में हैलोजन तो रिप्लेस, हैलोजन यहीं पे है, हैलोजन क्योंकि माहौल सॉल्वेंट ऐसा है जिसका नाम पोलर एप्रोटिक, तो हम लोगों ने क्या किया कि ऐसे केस में हम न्यूक्लियोफाइल को जाना पड़ेगा। और देखो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है,
तो SN2 रिएक्शन जब भी होगा अल्किल हैलाइड चैप्टर में SN2 रिएक्शन ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्राइमरी अल्किल हैलाइड मिथाइल हैलाइड प्राइमरी अल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। और यहाँ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो इस जगह पे रिएक्शन दो लोगों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो जिसके पास जा रहा है रिएक्शन करने वो कौन है, अल्किल हैलाइड, उसका नेचर कैसा है। दूसरा जो गया अटैक करने वो कैसा है, मींस न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्गर, ये बात ध्यान देना। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल में पढ़ा चुका हूँ, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे चेक करते हैं। जनरली अनायन न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होता है, तो अनायन जो होता है ना SN2 को फेवर करता है, अनायन जितने भी माइनस चार्ज वाले अनायन। और दूसरा ये अल्किल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। तो इस जगह पे जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ न्यूक्लियोफाइल अनअफेक्टेड है, दैट इज व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल इज अनअफेक्टेड। दोनों आप देख लो, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है, एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है, दो लोगों पे डिपेंड कर रहा है, अल्किल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो लोग पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2, दैट इज नोन एज SN2, दैट इज नोन एज SN1। इन दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोगों को ये देखना है इसमें SN1 SN2 में हम लोग एकदम क्लियर हो गया कि यहाँ इन्वर्जन होगा, यहाँ पर रेसमाइजेशन की पॉसिबिलिटी है, मोर देन वन की प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, SN2 में ओनली वन प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन अगर कहीं भी किसी मॉलिक्यूल में हो, तो हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ चुके हैं, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। सबसे ज्यादा टर्शरी स्टेबल होता है, बट जिस कंपाउंड में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन सॉल्वोलिसिस के थ्रू कार्बोकैटायन सेकेंडरी बन जाए, प्राइमरी बन जाए, तब वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि उसमें पॉसिबिलिटी अगर हो कि कार्बोकैटायन सेकेंडरी से टर्शरी बना दिया जाए, प्राइमरी से टर्शरी बना करके मोर स्टेबल करा दिया जाए, तो ऐसे रिएक्शन को, अरेंजमेंट को रीअरेंजमेंट करते हैं। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कार्बोकैटायन का हमेशा रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन का होता है, तो रीअरेंजमेंट कहां पॉसिबल है, SN2 में कि SN1 में? SN1 में। SN2 में कभी पॉसिबल नहीं है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो आज हम लोग को एक नया पॉइंट मिला, नया नाम, SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट फिर से सुन लो किसको कह रहे हैं, ड्यूरिंग रिएक्शन इफ कार्बोकैटायन इज प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी है, और उस मॉलिक्यूल में अगर पॉसिबिलिटी है कि प्राइमरी से टर्शरी बना दे, सेकेंडरी से टर्शरी बना दे, या प्राइमरी से सेकेंडरी बना दे, मतलब मोर स्टेबल की ओर बन जाए, उसको रीअरेंजमेंट करते हैं। तो अभी हमने जो रिएक्शन लिया है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल समझने के लिए टर्शरी है, तो टर्शरी का कोई रीअरेंजमेंट जरूरत नहीं, ऑलरेडी मोर स्टेबल है। अभी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं, तो रीअरेंजमेंट, हेडिंग वहां पे लिख लो रीअरेंजमेंट। ये SN1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। Rearrangement. For example, alkyl halide is primary, propyl chloride. Propyl chloride. First example. In SN1 rearrangement is possible. Primary alkyl halide. हमने सॉल्वोलिसिस करा दिया, सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस और आयोनाइजेशन एक ही बात है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये पोलर है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस,
लिसिस कराएंगे, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। आप इसको दिखा सकते हो, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, इधर Cl माइनस लिविंग ग्रुप के फॉर्म में चला। कार्बोकेटाइन इज प्राइमरी। अब आप इसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, लेस स्टेबल, दैट इज लेस स्टेबल। ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, अगर यही कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज ये सेकंड वाले कार्बन पे आ जाए तो मोर स्टेबल हो जाएगा। इस पे आएगा तो क्या हो गया, वही रहेगा जो प्राइमरी था। इन दोनों कॉमन है। यहाँ इसकी बात करें तो हम लोग करते क्या है, अरेंजमेंट, ये जो रीअरेंजमेंट नाम आ रहा है ना, यहाँ से H को H माइनस को शिफ्ट करा देते हैं कार्बोकेटाइन में, तो हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग करा देंगे। H माइनस हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग, हाइड्राइड बोलेंगे इसको, हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग, शिफ्ट हाइड्राइड आयन, यहां से एक H निकला, इसके पास चला जाएगा CH3CH प्लस। अब ये देखो आप, ये जो कार्बोकेटाइन बन गया सेकेंडरी बन गया, दैट इज प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। सेकेंडरी से भी ज्यादा टर्सरी होता है, बट इन दोनों का रिलेटिव अगर देखोगे सेकेंडरी मोर स्टेबल। ये रीअरेंजमेंट कराता है, इसको रीअरेंजमेंट कहेंगे। तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। जिस रिएक्शन में पॉसिबिलिटी होगा वहां रीअरेंजमेंट कराएंगे, नहीं होगा कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना है। अब जब कार्बोकेटाइन बन गया तो न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा वो आकर इस पे अटैक करेगा, नया प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको, न्यू प्रोडक्ट ये मिलेगा। तो पहले आप रीअरेंजमेंट को समझो। एक फर्स्ट एग्जांपल ये हुआ, सेकंड एग्जांपल ऑफ रीअरेंजमेंट। अब एक कार्बोकेटाइन ऐसा अगर बन जाए किसी मॉलिक्यूल में रिएक्शन, ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन दैट इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। अब इसमें भी हम लोग इस कार्बोकेटाइन यहां से H को शिफ्ट करा दें, दो पॉसिबिलिटी, हाइड्राइड को शिफ्ट कराएंगे तो टर्सरी बनेगा, मिथाइल को शिफ्ट कराएंगे तो सेकेंडरी बनेगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, टर्सरी, इसलिए H माइनस को शिफ्ट कराएंगे, ध्यान देना। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, इसके एडजेसेंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है और मिथाइल, दोनों में से किसको कराएंगे। H को अगर आप शिफ्ट करा रहे हो तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, दैट इज हाईली मोर स्टेबल। मिथाइल आयन को शिफ्ट करा दें तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो लोग H माइनस की शिफ्टिंग कराएंगे, H माइनस से। ऐसी शिफ्टिंग को 1-2 शिफ्टिंग भी बोलते हैं, 1-2, यहां पे देखो 1-2। तो हम लोग H माइनस शिफ्टिंग करा देंगे, दैट इज मोर स्टेबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी कार्बोकेटाइन, टर्सरी मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, टर्सरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब इसमें ये हम लोगों ने देखा, इसको रीअरेंजमेंट। और भी एग्जांपल, अदर एग्जांपल आप देखो, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी, इसमें भी आप रीअरेंजमेंट करा सकते हो। यहां से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा दें, H माइनस, H माइनस शिफ्टिंग, टर्सरी स्टेबल हो गया, प्राइमरी से टर्सरी बन गया। अब आप देखो यहाँ हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव चार्ज, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज जो है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए तो कैसा बन जाएगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, टर्सरी, ये क्या था, प्राइमरी, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। ये सब रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी जहां पर होगा वहां करेंगे। SN1 रिएक्शन में जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट कराएंगे।
अदर एग्जांपल आप देखिए, ये कार्बोकेटायन। अब ऐसे केस में ध्यान देना, ये 5 मेंबर रिंग है और इसके साइड चेन जो कार्बन है 1 कार्बन जिसमें कार्बोकेटायन है, प्राइमरी है। अगर आप यहां से हाइड्रोजन को शिफ्ट कराते हो तो टर्सरी बनेगा, जैसा कि मैंने उस स्ट्रक्चर में दिखाया, इसमें H को शिफ्ट करा दिया। अब इसमें हम लोग रीअरेंजमेंट देखेंगे तो रिंग का एक्सपेंशन कराते हैं, उससे क्या फायदा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा हम इस बात को ध्यान रखते हैं, सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल कौन 6 मेंबर रिंग है, देन 5 देन 4। तो अगर इसमें पॉसिबिलिटी है कि इस रिंग का एक्सपेंशन करा दें, एक बॉन्ड तोड़ के इस कार्बन को भी इस रिंग में ले लें, तो 5 एटम का रिंग पहले से है, एक और इसके अंदर आ गया, कितना हो गया 6 मेंबर रिंग बनेगा, कार्बोकेटायन तो रहेगा ही। तो आप जरा देखो स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, ये 6 मेंबर रिंग बन गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये लेस स्टेबल है, दैट इज लेस स्टेबल, और ये हो गया मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो ये आपको एक एग्जांपल और मिल गया रीअरेंजमेंट का, और भी मिलेगा जो हम लोग रिएक्शन में देखेंगे। रिंग का एक्सपेंशन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। अगर यहाँ पर 7 मेंबर रिंग या 8 मेंबर रिंग का ले लें कार्बोकेटायन, तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, रिंग को कट करके छोटा कर देते हैं, 6 मेंबर बना देते हैं। यहाँ पर क्या है, 5 मेंबर का रिंग है, साइड चेन एक कार्बन है, तो उस कार्बन को भी मिला के कितना बना लिए, 6 मेंबर रिंग बना लिए। ये भी एक रीअरेंजमेंट है, ये कार्बोकेटायन इससे ज्यादा स्टेबल हो गया। SN1 रिएक्शन में हमेशा ध्यान देते हैं, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। हम लोगों ने नेचर ऑफ सबस्ट्रेट देख लिया था। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का टर्सरी अल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और सबसे कम मिथाइल हैलाइड, ये SN1 का है। हम लोगों ने सॉल्वेंट को देखा था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, that is term as solvolysis, solvolysis। फॉर एग्जाम्पल वाटर होगा तो हाइड्रोलिसिस, मैं पहले ही इसको बोल चुका हूं, दोबारा आप इसको नोट कर लोगे, हाइड्रोलिसिस। अमोनिया, अमोनिया भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस। इथाइल अल्कोहल, एथनोलिसिस, एथनोलिसिस। एसिटिक एसिड, एसिटोलिसिस, एसिटोलिसिस। द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सेल्फ एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और यही न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा, ध्यान रखना। ये बॉन्ड के क्लीवेज में भी लिसिस का भी काम कर रहा है, और इसका जो न्यूक्लियोफाइल होगा, इसका जो आयन होगा, ये जाकर के उस पर अटैक भी करेगा। वाटर है OH-, अमोनिया है NH2, अल्कोहल है इथॉक्साइड आयन H+O-, एसिड है। आप ये देखो, द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सेल्फ एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, नोट कर लेना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सेल्फ एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। हम लोग रिएक्शन में आगे देखेंगे। तो ये आपका सॉल्वोलिसिस हो गया, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट देख लिया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री, SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, फॉर एग्जांपल ये देखो, फिर से मैं कायरल कार्बन ले रहा हूं, R1 R2 R3 X,
स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री। X माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन हैलोजन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। आप सॉल्वोलिसिस पहले होगा, इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप देखना क्या होने वाला है। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, R1 R2 R3। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल की पॉसिबिलिटी आप देखो क्या है। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम फ्रंट, अटैक फ्रॉम टॉप, अटैक फ्रॉम बॉटम, फ्रंट एंड बैक। फ्रंट बैक का भी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था। न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बोकेटाइन पे टॉप से अटैक करता है, अटैक फ्रॉम टॉप, तो जिस जगह पे X जो लिविंग ग्रुप है वहां न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा R1 R2 R। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, सॉरी बॉटम, बॉटम से अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप का ठीक अपोजिट R1 R2 R। अब आप देखिए SN1 में और क्या पॉसिबिलिटी है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट इज कायरल, देन प्रोडक्ट विल बी रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन मतलब एक अपोजिट रोटेशन का दो प्रोडक्ट बनेगा, दोनों का अलग अलग मिरर इमेज, एक डी मिक्सचर और एक D प्लस L मिक्सचर की बात करते हैं। D प्लस L मिक्सचर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी रोटेटरी, रेसिमिक मिक्सचर का यहां दे रहा देखो, अटैक फ्रॉम टॉप बॉटम, बॉटम। इसको हम लोग जिस जगह पे लिविंग ग्रुप है X है, ठीक उसी जगह न्यूक्लियोफाइल आकर के प्रोडक्ट में दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग रिटेंशन कर रहे हैं। रिटेंशन, रिटेन मतलब जो जहां है वही रह जाए, आप जहां बैठे हो वही रहो। हर या फिर आपके एग्जाम में हर साल मार्क्स जो आ रहे हैं 85%, इस साल भी आया 85%, अगले साल भी आया, क्लास 11 में 85, 12 में 85, तो रिटेन है, कोई तो प्रोग्रेस हुआ नहीं। यहां क्या है, जिस जगह पर हैलोजन है, लिविंग ग्रुप है, वही न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये टेंशन हो गया। बट जरा इसमें देखो, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, और अपोजिट साइड हम लोग SN2 में देखे थे, इन्वर्जन कहते हैं उसको, इन्वर्जन। तो यहां भी इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने कहा SN1 रिएक्शन ऐसा है कि अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री देखोगे तो प्रोडक्ट हमेशा मोर देन वन बनेगा, प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी मोर देन वन है, और उसका सीधा रीजन है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। मोर देन वन प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। इफ रिएक्टेंट इज कायरल, कायरल हो ये ध्यान रखना है। रेसमाइजेशन हो सकता है, D प्लस L मिक्सचर बन सकता है, अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन हो सकता है, एनॉन्सियोमरिज्म हो सकता है, डायस्टीरियोमरिज्म हो सकता है, रिटेंशन हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है। ये ध्यान रखना है। किसी भी कंपाउंड का मिरर इमेज बने लेकिन वो एक दूसरे को ढक नहीं पाता हो, उसको हम लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल कहते हैं, और जब भी नॉन सुपर इम्पोजेबल हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनॉन्सियोमरिज्म। ये ध्यान रखना है। एनॉन्सियोमरिज्म में अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन की बात करते हैं, और जब भी अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन आएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल बनने के बाद हम लोग ऐसे कंपाउंड को कहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, एनॉन्सियोमरिज्म है। लेकिन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन में तो न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, तो प्रोडक्ट मोर देन वन तो बनेगा ही। एनॉन्सियोमरिज्म भी हो सकता है, डायस्टीरियोमरिज्म भी हो सकता है, रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है, रेसमाइजेशन भी होगा। बट SN2 में अगर हम लोग देखें, देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज नोन एज इन्वर्जन, वहां पर इन्वर्जन बताते हैं। ये हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1, ऑफ SN1। अब हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री SN2 का देखेंगे। SN2, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2। सपोज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में हमने
हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। और हाइड्रोजन को हमने ये डैश फॉर्म में, ये जरा बेज और डैश होता है, तो ये जो लाइन दिखा रहे हैं बहुत, मतलब कोई भी कंपाउंड को ऑब्जर्वर सामने है, मैं देख रहा हूँ और काफी दूरी पे कोई चीजें दिखाई दे तो वहां धुंधला दिखाई देगा, वो डैश है। और जो बहुत नजदीक की चीजें दिखाई देंगी वो वेज होता है। तो पहले तो आप ये लाइन क्लियर, ये देखो ऐसी लाइन कहीं भी दिखाई दे, हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर में इसको हम डैश नाम देते हैं, डैश। हम लोग वहाँ इसको पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसी अगर ये थिक लाइन दिखाई दे रही हो, थिक लाइन, ये कार्बन से अटैच हो तो हम लोग इसको वेज बोलते हैं, वेज, वेज, वेज एंड डैश, दैट इज वेज एंड ये डैश। अब जरा ध्यान दीजिए, मतलब जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा हो और आपकी तरफ उसका न्यूक्लियोफाइल आ रहा हो, मतलब ये प्रोडक्ट जैसे एक्स है लिविंग ग्रुप, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद ऑब्जर्वर के पास में आ रहा, मतलब नजदीक में कोई भी चीजें दिखाई दे, वेज हो गया, मोटी लाइन, थिक लाइन, और बहुत दूर की ओर जा रहा हो तो क्या हो गया, डैश। तो हमने यहाँ जो लिविंग ग्रुप है एक्स, जिसको रिप्लेस करना है, न्यूक्लियोफाइल जिसको रिप्लेस करेगा वो डैश के फॉर्म में। और रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं SN2 का मैग्नीशियम है, मतलब हम लोगों ने देखा है कि SN2 में तो सॉल्वोलिसिस होता नहीं है भाई, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आकर अटैक करेगा, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा या इन्वर्जन होगा, हम लोगों ने देखा भी थोड़ी देर पहले इन्वर्जन, और वो इन्वर्जन जब होगा तो हम चाहें तो इस प्रोडक्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्वर्जन। अब आप दोनों लाइन में देखो, ये बेज है, बेज, ये क्या है, डैश। SN2 में हमेशा ध्यान देना है, डैश है, बहुत दूरी पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक किया, आप नजदीक आ गए, मतलब बेज, ठीक लाइन बेज को दिखा रहा है, और डॉट ये डैश, ये जो गैप जो दिख रही है लाइन में, डैश जो है, ये डैश है, वो बेज है। इसको बताने वाले वाल्डेन थे, तो हम लोग इसको आज से ये जानेंगे, दैट इज नोन एज वाल्डेन इन्वर्जन, वाल्डेन इन्वर्जन, वाल्डेन इन्वर्जन। तो SN2 में इन्वर्जन होता है, और ये इन्वर्जन कौन सा है, वाल्डेन इन्वर्जन है। मतलब हमेशा ध्यान रखेंगे, लिविंग ग्रुप की अपोजिट साइड न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ता है, इसे इन्वर्जन कहते हैं। और अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जहां एक्स है वही न्यूक्लियोफाइल दिखा रहा है, तो दोनों के स्ट्रक्चर में आप देखो ये डैश है तो ये क्या है, बेज। अगर ये बेज होता तो यहाँ क्या आता है, डैश। ये हो गया आपका SN2 का स्टीरियोकेमिस्ट्री। लिविंग ग्रुप की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा है लिविंग ग्रुप में, वीकर द बेस बेस्ट लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप में हमेशा ध्यान रखेंगे, वीकर द बेस बेस्ट लिविंग ग्रुप, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। अल्किल हैलाइड चैप्टर में आपको 4 हैलाइड दिख रहा है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, I-। मैंने इसके लिए बताया था कि HI जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो अनायन है वो वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट होता है वो वीक बेस होता है। एंड वीकर बेस गुड लिविंग ग्रुप, हमेशा ध्यान देना, वीकर द बेस गुड लिविंग ग्रुप, वीकर द बेस बेस्ट लिविंग ग्रुप। हमने इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट दिया है, आप वो असाइनमेंट सॉल्व करोगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट, ये सारे रिएक्शन से रिलेटेड जब जहां जहां क्वेश्चन दिए उसको आप सॉल्व करोगे। चलो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शन देखते हैं, कुछ कंसेप्ट बताते हैं। अब हम लोग SN1 SN2 पे रिएक्शन करेंगे। अल्किल हैलाइड चैप्टर है,
एल्किल राइट। न्यूक्लियोफाइल, अब आप देखो, हम कुछ रिएक्शन करने से पहले कुछ कंसेप्ट आप समझो। हमेशा ध्यान रखना है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, न्यूक्लियोफाइल लाना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ रख दिया वाटर आई, यहाँ रखते हैं एक्वस KOH, KSH, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, इसको हम एल्कोक्साइड कहते हैं। एल्क सल्फाइड, ऑक्सीजन जहां ऑक्सीजन माइनस है वहां सल्फर माइनस को लाते हैं। KCN, पोटेशियम साइनाइड, AgCN, AgCN। अब आप जरा देखो और भी इसमें न्यूक्लियोफाइल में रखूं, एसिटेट आयन, एसिटेट आयन। अब जरा इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल वाटर, OH माइनस आकर अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस। ये X की जगह क्या आ गया, OH, प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल। आपको रिएक्शन बस यही ध्यान देना है, सबसे आसान तरीका देखो। अब SN1 है कि SN2 है, आपको पहचान लोगे। इफ अल्किल हैलाइड टर्सरी SN1, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक। यहाँ क्या है, अल्किल हैलाइड प्राइमरी है, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक नहीं है, सॉल्वोलिसिस नहीं हो रहा है, वहाँ SN2 की पॉसिबिलिटी है। अभी तो हम लोग डिस्कस किए हैं, अब हम लोग प्रोडक्ट पे काम करेंगे। अल्किल हैलाइड है, एक्वस KOH है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस आकर अटैक करेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट क्या बन गया, अल्कोहल। KSH है, K प्लस SH माइनस, अल्किल हैलाइड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, SH माइनस आकर इस पे अटैक करेगा, X को रिप्लेस कर देगा, थायोअल्कोहल बन जाएगा, थायोअल्कोहल। इसको हम लोग थायोअल्कोहल नाम देंगे, थायोअल्कोहल। एल्कोक्साइड, डोनर एटम कौन है, O माइनस है, R O माइनस, O माइनस आकर उस पे अटैक करेगा, सपोज R डैश यहाँ कर दें, X को रिप्लेस कर देगा, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है R O माइनस ने R पे अटैक किया, ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम हो गया ईथर, ईथर बन गया। अब आप देखते रहो अल्किल हैलाइड से क्या क्या बना सकते हो, बस आपको न्यूक्लियोफाइल लाना है, X को रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। इसीलिए तो इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिप्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए डोनेटर कौन है, सल्फर पे माइनस चार्ज है, सल्फाइड, तो ये आकर इसको R डैश बना दे तो सल्फर अटैक करेगा, प्रोडक्ट बन गया, 2 R के बीच में सल्फर आ रहा है, थायोईथर, there is थायोईथर, ईथर थायोईथर। अब हम लोगों ने लिया रिएजेंट KCN, पोटेशियम साइनाइड, KCN, पोटेशियम साइनाइड, KCN, K प्लस CN माइनस। अब ध्यान रखना है AgCN यहाँ है और यहाँ KCN है। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था फजाम का एप्लीकेशन, फजाम्स रूल, उसमें मैंने बताया था कि स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, स्यूडो इनर्ट याद करोगे, स्यूडो इनर्ट ऐसा मेटल जिसके लास्ट वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, शेल की बात कर रहा हूँ, तो सिल्वर आयन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना, 18, उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होता है, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो AgCN क्या है, कोवैलेंट है, इसको रिवीजन करते रहेंगे। KCN क्या है, आयनिक है, तो KCN आयनिक है, मतलब K प्लस CN माइनस, तो माइनस चार्ज C पे है, तो KCN में अटैक करने वाला N नहीं होगा, C होगा। AgCN में अटैक करने वाला C नहीं होगा, कौन होगा, N होगा। तो यहाँ AgCN की बात कर रहा हूँ, ये बहुत कम आयनिक है, कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ साइनाइड RCN बनेगा, और AgCN के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनता है वो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। दोनों में डिफरेंस आप देखो,
AgCl क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी बन जाता है, जो लोग बोर्ड एग्जाम देते हैं उनको पता हो, दिए होंगे, मालूम होगा, जो देने वाले हैं वो आप जानो। अल्किल हैलाइड react with AgCl, product will be major product will be isocyanide, whereas alkyl halide react with KCl, major product will be cyanide। क्यों ऐसा हो रहा है? KCl में K plus A minus KCl ionic, whereas AgCl covalent। तो आयनिक होने की वजह से जो डोनर एटम है वो C है, C माइनस, और कोवेलेंट में डोनर एटम कौन है? N। ये जो N पे लोन पेयर है ना, ये अटैक करता है आइसोसाइनाइड। अब इधर देखो एसिटेट आयन है, आप खुद सोचिए डोनर एटम कौन है? O माइनस। O माइनस आकर के इस R से जुड़ेगा, सपोज इसको R डैश मान लें, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये R है, ये इससे जुड़ कौन रहा है? O। देखो भाई R डैश, ये इसका नाम हो गया एस्टर, एस्टर, ये दोनों हो गया अल्कोहल, अल्कोहल। अब जरा आप देखो एल्किल हैलाइड से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? X हैलोजन को रिप्लेस करके वाटर या एक्वस TOH का रिएक्शन कराया हम लोगों ने, अल्कोहल बन गया। अभी एक बार फिर से हम इस रिएक्शन को चार्ट बनाएंगे, बस एक बार आप इसे समझ लो, आज जो हम लोगों ने पढ़ा उस पे, उस बेस पे कुछ रिवीजन हो जाए। अल्किल हैलाइड KSH, K प्लस SH माइनस, अटैक करने वाला कौन है? SH, सल्फर, दोनों एटम सल्फर भी माइनस आ जाए, अल्कोहल बन गया। एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नाम है, ऑक्सीजन है, सल्फर नहीं है। एल्कोक्साइड अटैक करने वाला O माइनस है, ये जाकर इस पे अटैक करेगा, ईथर बन गया। और वैसे भी अल्किल हैलाइड का रिएक्शन एल्कोक्साइड आयन के साथ होता है, ईथर सब वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अल्किल हैलाइड से अगर आपको कंपाउंड ईथर बनाना हो तो आप सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नाम है सोडियम या पोटेशियम रख लें, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड रिएक्शन हुआ, ईथर बन गया, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन्स, विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस नाम सुनते ही समझ आता है ईथर का प्रिपरेशन होता है। किससे हो रहा है? अल्किल हैलाइड से। किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सिमिलरली आप डोनर एटम ऑक्सीजन को हटा के सल्फर ला दीजिए, प्रोडक्ट क्या बन गया? थायोईथर, इसका नाम थायोईथर है। अल्किल हैलाइड को आप KCl, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, पोटेशियम साइनाइड आयनिक है, अटैक करने वाला डोनर एटम कौन है? C है, साइनाइड बन गया। AgCl के साथ करा दीजिए, C नहीं अटैक करेगा, कौन करता है? N, ये आइसोसाइनाइड बन गया। वैसे ही एसिटेट आयन के साथ करा दीजिए, एस्टर बन जाएगा। एसिटेट आयन, ये सिल्वर एसिटेट है, एस्टर बन गया। और इसमें दो रिएक्शन और जोड़, अब आप लोग सोच के बताओ, पोटेशियम नाइट्राइड KNO2 के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा? KNO2, एंड सिल्वर नाइट्राइड AgNO, एंड AgNO, सिल्वर नाइट्राइड, एसिटिल नाइट्राइड है, सिल्वर नाइट्राइड। अभी अभी मैंने डिस्कस किया पोटेशियम साइनाइड KCl AgCl, वैसे यहाँ भी है KNO2, दैट इज नोन एज पोटेशियम नाइट्राइड, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड। अब इन दोनों का रिएक्शन हमको देखना है, K प्लस NO2 माइनस Ag प्लस NO2 माइनस, लेकिन कौन प्लस माइनस तो मैं दोनों में बोल रहा हूँ, बट कि कौन ज्यादा है नहीं, क्या कौन कम है, ये आपको चेक करना है। और आपको तो पता ही हो गया कि पोटेशियम का जो कंपाउंड है वो आयनिक है, सिल्वर जो है कोवेलेंट है। डोनर एटम कौन होगा? दोनों के डोनर एटम में डिफरेंस क्या होगा? आप सोच कर बताइए, इसका रिएक्शन कंप्लीट करिए।